हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान एंड गल्फ वॉर। पिछले वीडियो तक अगर हम देखें तो हमने चैप्टर जो है जो बुक में दिया है वो कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, तो हम वही उस पर एक थोड़ा नजर दौड़ाते हैं। देखो, तो हमारा जो चैप्टर है एंड ऑफ बायपोलैरिटी, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बुक के हिसाब से। लेकिन आप सिलेबस को देखेंगे, ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसे क्या कहा जाएगा, एक एडिशनल टॉपिक। तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, ठीक है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो गया, अफगानिस्तान एंड गल्फ वॉर। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको चैप्टर 3 जो है आपकी बुक में, ठीक है, क्या नाम है उस चैप्टर का, यूएस हेजेमनी, उससे उठा के इधर चिपका दिए गए हैं। ठीक, तो वहां पे हम यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट क्राइसिस में अफगानिस्तान वॉर, गल्फ वॉर को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार इस वीडियो में बता देता हूं कि मोटा माटी थीम क्या है, ठीक है, और डायरेक्ट कर दूंगा कि किस टॉपिक में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और एक आइडिया दे दूंगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि अफगानिस्तान वॉर आखिर क्या है, गल्फ वॉर क्या है। ठीक है, फिर जो आगे वाले टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे हम, जो एडिशनल है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन। तो CIS एंड 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग जो है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ये इसका जो स्टडी मटेरियल है आपको उसमें कंटेंट मिल जाएगा, CIS का मैं प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये थीम समझ में आ गई आपको। चलो, तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है, वैसे तो ये टॉपिक्स आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, कौन से टॉपिक में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर के वो भी बता दूंगा, बाकी समझ लो यहां पर भी अफगानिस्तान वॉर और गल्फ वॉर। अब देखो किस चीज से जोड़ा गया है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस। मिडिल ईस्ट क्या होता है, मिडिल ईस्ट क्या होता है, तो देखो यूरोपियन हिस्ट्री जो लिखी गई ना, तो उस पर्सपेक्टिव से क्या होता है, यूरोपियंस जैसे यहां बैठे हैं, ये ब्रिटेन वाला रीजन, तो अब उनके आगे जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, ईस्ट, उनके पीछे जो भी रहेगा वो वेस्ट, क्योंकि वो हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिख रहे हैं। तो क्या होता है कि ये वाला जो रीजन है, चाइना वगैरह, ये सारा सब कुछ जो है ना, इंडिया, उसको वो क्या बोलते हैं, फार ईस्ट, मतलब ईस्ट में बहुत दूर हो गया, फार ईस्ट। अब ये जो बीच का रीजन आ जाता है उसे क्या बोलेंगे वो, तो ये उनका फार ईस्ट है, तो ये मिडिल ईस्ट है, और ये खुद वो सेंटर में है, और बाकी पीछे यूएस वगैरह को वेस्ट मान लिया गया है। समझ पा रहे हो? तो मिडिल ईस्ट क्यों कहा जाता है हम, लेकिन यूरोपियंस ने जिस तरह से हिस्ट्री लिखी है तो हम वैसा क्यों पढ़े, क्योंकि बुक में वैसा लिखा है, हिस्ट्री उन्होंने लिख के गए हैं। बाकी एशिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो जैसे ये एशिया है मान लो हमारा, ठीक है, ये हमारा एशिया है, तो एशिया में हम क्या बोलेंगे कि एशिया का वेस्टर्न पार्ट, तो इसको वेस्ट एशिया भी कहा जाता है पॉपुलरली, ठीक है, इस रीजन को वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। इस रीजन को जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, इस रीजन को पॉपुलरली साउथ वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि वेस्ट एशिया तो पूरा वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट एशिया का जो सदर्न पार्ट है तो साउथ वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से नाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको छोटी क्लासेस में भी, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो मेरे साथ, तो आपको एक चीज बता दी गई है कि मैंने ऐसा नहीं कि उधर है सर इधर है, एक प्रॉपर आपको नेमिंग करते आना चाहिए, कोई भी रीजन हो। तो जैसे हम क्या कहते हैं कि हाँ, वी आर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, वी आर अ साउथ एशियन कंट्री, क्योंकि एशिया के साउथ में हम, ठीक है। तो अब देखो, खैर अफगानिस्तान जो है उसको वेस्ट एशिया में नहीं गिना जाता है, अफगानिस्तान साउथ एशिया में आता है, लेकिन फिर भी हम मिडिल ईस्ट क्राइसिस में अफगानिस्तान वॉर के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मिली जुली कहानी है, ठीक है। तो एकदम टेक्निकल मत होना यहाँ पे। बाकी आपको एक नेचर समझा दिया मैंने कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्या है। मिडिल ईस्ट समझ में आया? मिडिल ईस्ट क्यों? क्योंकि वो यूरोपियंस के पर्सपेक्टिव से ये आगे फार ईस्ट है, ये बीच में, इसके लिए मिडिल ईस्ट हो गया। ठीक, तो यहां पे आप पढ़ोगे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये सारे देशों की मिली जुली जो कहानी है, इजिप्ट वगैरह, इनसे जुड़ी हुई। ठीक, अफगानिस्तान एंड गल्फ वॉर, चलो समझते हैं। देखो मिडिल ईस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रबल्ड रीजन्स, ठीक है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ट्रबल्ड रीजन्स जो है ना, उसमें मिडिल ईस्ट की गिनती होती है। मतलब यहां बहुत विस्फोटक स्थिति रहती है। आप देखोगे तो मल्टीपल कन्फ्लिक्ट्स, और कन्फ्लिक्ट्स भी ऐसे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि दो देशों के बीच में है, सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कभी साथ में आ रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, ठीक है, कभी रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हैं, तो कभी रिलीजन के अंदर जो सेक्ट है, ठीक है, जैसे आपको देखने को मिलेगा कि इस्लामिक कंट्रीज जो है, अरब नेशन जो है, वो इजराइल से लड़ रहे हैं रिलीजन के बेसिस पे, ज्यूस और इस्लाम के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ईरान और इराक के बीच में वो इस्लाम में ही शिया सुन्नी में लड़ रहे हैं, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो मल्टीपल डायमेंशंस पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो एकदम बहुत गुत्थम गुत्थी है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रबल्ड रीजन माना जाता है मिडिल ईस्ट को, ठीक है। और उसके पीछे कारण अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे ना, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और इसके ट्रेसेस जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स छोड़ो, एंशियंट हिस्ट्री में भी चले जाओगे ना, वहां से आपको रूट्स मिलेगी। तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको अभी मैं बताऊं, क्यों? क्योंकि आप एंशियंट टाइम से एंशियंट हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, तो अलग अलग रिलीजन्स का ओरिजिन होना, ज्यूस का, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, जेरूसलम, इजराइल, पैलेस्टीन, और बहुत पुरानी लड़ाई है, ठीक है। लेकिन हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से अगर पढ़ना चालू करें,
देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मिडिल ईस्ट की पूरी गुत्थी को समझना है तो आपको तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, 1000-2000 साल पहले, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री टाइम पीरियड में चले जाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर हम इसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक सीमित रखें अगर, तो देखो मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसको अगर मोस्ट ट्रबल्ड रीजन कहा जाता है, उस कारण से कहा जाता है क्योंकि आप देखोगे इट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिज्म, ठीक है। इस रीजन में टेररिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक, इस रीजन में टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसी के साथ साथ में जैसे आप देखोगे तो टेररिज्म के अलावा क्या है कि कंट्रीज के बीच में सिविल वॉर, मतलब कंट्रीज के बीच में वॉर, कंट्री के अंदर सिविल वॉर, ये सारी समस्या है। तो अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1945 के बाद से बात करते हैं तो अरब लैंड वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अरब लैंड वाला कंसेप्ट क्या है, तो अरब लैंड में जैसे अगर आप देखोगे, अरब लैंड में इधर पीछे और भी नेशंस आ जाएंगे आपके, फाइन, तो लीबिया वगैरह भी, तो ये जो कंट्रीज थी अरब नेशंस जो है, ठीक है, अरब नेशंस जो है, शायद कहीं आपको अरब नेशंस आगे मिल जाए, अरब नेशंस, हाँ ये रहे अरब नेशंस, ठीक है। तो अरब नेशंस को अगर आप समझेंगे यहाँ पे, फाइन, ये है सारे अरब नेशंस, तो ये अरब नेशंस जो है, अरब नेशंस और ये बीच में एक इजराइल है, फाइन। तो अब ये अरब नेशंस और बीच में एक इजराइल को देखोगे ना, तो हो क्या रहा है, सबसे पहला जो इसको वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रबल्ड रीजन कहा जाता है, तो एक छोटा सा इजराइल और ये सारे देश मिलकर इजराइल से लड़ते रहते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, रिसेंटली 5 बार ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अरब नेशंस के बीच में और इजराइल के बीच में, फाइन। तो उस कारण से क्या है, वॉर बिटवीन इजराइल एंड द वेरियस अरब स्टेट्स, तो ये टाइम पीरियड बताया गया है, जैसे 1948 में इजराइल बना, तब लड़ाई हुई, ठीक है, अरब नेशंस सारे मिलके इजराइल के साथ लड़े, इजराइल ने क्या कर दिया, अरब नेशंस को हरा दिया। फिर अगर आप देखोगे 1956 स्यूज कैनाल वाला क्राइसिस, ध्यान है चैप्टर 1 में बताया था, गमाल अब्दुल नसीर स्यूज कैनाल में इजिप्ट को कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि वो जो कैनल थी उसको नेशनलाइज करवा लिया और एक नेशनल हीरो की तरह पूरे अरब नेशंस में इमर्ज होकर आए थे। तो तब भी क्या होता है, इजराइल ही जीतता है लेकिन अल्टीमेटली, ठीक है। फिर क्या होता है 1967, तो 6 दिनों तक लड़ाई चलती रही थी, सारे अरब नेशंस ने पूरा अपनी जान झोंक दी कि उसको खत्म करना है इजराइल को, लेकिन इजराइल फिर क्या करता है, सबको मात दे देता है। 1973 तो यहाँ पे पीएलओ जो पैलेस्टीन यासीन अराफत, हाँ वही नाम ध्यान कर रहा था मैं, यासीन अराफत जो है, तो उनके प्रयास से फिर एक बार क्या होता है, एक बार फिर अरब नेशन सारे एक साथ आके 1973 में, ठीक है, लड़ाई लड़ते हैं इजराइल से पैलेस्टीन को आजादी दिलाने के लिए, लेकिन फिर इजराइल जो है तो पटक नहीं दे देता है। देखो तो ये जो विषय है ना, ये आपके और मेरे सोचने के लिए नहीं कि एक छोटा सा देश और इतने सारे देश एक साथ मिलकर भी उस छोटे से देश को नहीं हरा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप और मैं जिस तरह से कंफ्यूज है ना, उसी तरह से वर्ल्ड के बड़े बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि इजराइल आखिर कर कैसे पाता है। कारण सीधा सा है, देखो इन देशों के लिए क्या है, रिस्पेक्ट वाली बात होती है और इजराइल के लिए जीने मरने वाली बात होती है। इजराइल को पता है कि अगर हार गए तो हार ही गए हम, ठीक है, हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा, तो इस कारण से वो जी जान लगा देते हैं। फिर उसके अलावा मिलिट्री, इंटेलिजेंस, इन सभी मामलों में इजराइल बहुत मजबूत है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा सब कुछ इवेंट्स हुए, ये सारे इवेंट्स होने के बाद में अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या बताने वाला था मैं, हाँ मतलब ये आपको मैं बता रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट जो है वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रबल्ड रीजन क्यों है। अफगानिस्तान वॉर पे अभी नहीं पहुंचे हम, ठीक, तो अफगानिस्तान वॉर और गल्फ वॉर भी मतलब उसी चीज का आउटकम है, क्योंकि वो ट्रबल्ड रीजन में है इतने ज्यादा, तो वहां पे भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे देश इजराइल से ही लड़ाई कर रहे हैं, उन देशों की भी आपस में लड़ाई होती है। तो ईरान इराक वॉर 1980 से 88 का जो वॉर चला है, तो इस टाइम पे सद्दाम हुसैन ने क्या कर दिया था, इराक का वो था डिक्टेटर, उसने ईरान पे हमला कर दिया था। तो अब जब ईरान पे हमला हुआ तो वो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, तो शिया सुन्नी वो वाली लड़ाई यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी आपको, फाइन। तो जैसे देखोगे ना, ये इराक ने ईरान में हमला कर दिया था। इराक भी अपने डोमिनेंस इस पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया में डोमिनेट करना चाहता है, वेस्ट एशिया में अपने आप को दादा भाई की तरह रिप्रेजेंट करता है वो, फाइन। तो अब ये पूरी स्थिति आपको समझ में आ गई, एक बैकग्राउंड की मिडिल ईस्ट जो है ना, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, जो समस्या है, वो बहुत बड़े लेवल पे है, फाइन। अब वहां से आपको क्या पढ़ना है, आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब देखो ये एडिशनल टॉपिक है, मतलब कि अगर आप समझेंगे ना तो चैप्टर जो सिलेबस से कौन सा चैप्टर हटाया, सिलेबस से चैप्टर 3 हटा के जो यूएस हेजेमनी हटाया, तो यूएस हेजेमनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन्हें यहां जोड़ दिया है। लेकिन हम यूएस हेजेमनी पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको वहां पे डिटेल में समझाऊंगा, तो उस चीज से मतलब आप उस चीज के लिए ऐसा मत वरीड रहना कि सर हमारा कैसे होगा टॉपिक, वो टॉपिक आप वहां आगे पढ़ोगे ना तब भी क्लियर हो जाएगा। यहां मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। अब जैसे अफगानिस्तान वॉर की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान वॉर आखिर है क्या, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द यूएस इन्वेजन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि यूएस ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान में, कब, 2001 में, ठीक है। 2001 में यूएस की फोर्सेस कहें या फिर यूएस लेड कोलिजन था, तो यूएस के साथ साथ और भी दूसरे देशों ने क्या करी, एक आर्मी बनाई पूरी की पूरी, और वो पूरी की पूरी आर्मी जो है वो उतार दी कहां, अफगानिस्तान में, अंडर दी कोड नेम ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, एंड इट वाज द पार्ट ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर,
तो उन्होंने बोल दिया कि टेररिज्म को खत्म करना है। ऐसा क्या हुआ था, बैकग्राउंड समझे अगर तो देखो, ये अफगान वॉर जो हुई ना, या फिर अफगानिस्तान के जो क्राइसिस हैं वो सिर्फ 2001 में ओरिजिनेट नहीं हुए। अगर रूट्स देखोगे तो रूट्स बहुत पुरानी हैं। रूट्स बहुत पुरानी कैसी है, थोड़ा सा समझो, कनेक्ट कर पाओगे आप मजे से, क्योंकि आपने सारी चीजें पढ़ी है। मैंने आपको क्या बताया था चैप्टर 1 में कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान क्या करता है, इंटरवीन कर जाता है एक बार। कहां, वो सोवियत यूनियन जो है, सोवियत यूनियन एक बार कहां इंटरवीन कर जाता है, अफगानिस्तान में। ठीक है, अभी तक जितना भी पढ़ा उन सारी चीजों को वहां पे पॉज कर दो 1 मिनट के लिए। मतलब मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मिडिल ईस्ट जो है एक ऐसा रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस में जो आपको पढ़ना है स्पेसिफिकली, ठीक है, वो क्या है, अफगानिस्तान वॉर और गल्फ वॉर। अभी हम गल्फ वॉर नहीं पढ़े, अभी हम अफगानिस्तान वॉर को समझ रहे हैं। अफगानिस्तान वॉर जो है, तो अफगानिस्तान वॉर आखिर है क्या, कि जो यूएस लेड फोर्सेस थी उन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेड कर दिया। कब, 2001 में। क्यों इन्वेड करा तो वो भी आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट वाज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने तय कर लिया था कि ग्लोबल वॉर लॉन्च करना है टेरर के ऊपर, ठीक है, टेररिज्म के ऊपर। और अफगानिस्तान में टेररिज्म था क्या, तो यूएस को ऐसा इंटेलिजेंस था कि हाँ अफगानिस्तान में टेररिज्म है। मतलब कि यूएसए के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, ठीक है, 9/11 का, तो उस हमले के बाद में यूएसए को यह लगा कि यह हमला करवाया किसने, अलकायदा ने। अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ओसामा बिन लादेन की। ओसामा बिन लादेन कहां छुपा हुआ था, यहां छुपा हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान में छुपा हुआ था। तो इस कारण से क्या है कि जो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन होता है यूएस लेड फोर्सेस का, तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा और समझे अगर हम, तो वो सिर्फ 9/11 से जुड़ा हुआ नहीं, उसके पहले से अफगानिस्तान में समस्याएं हैं। उसके पहले से क्या समस्याएं वो भी समझो। तो देखो यहां पे आपको स्पेसिफिक नाम नहीं लिखना है कि कौन लीडर्स थे, कौन नहीं थे, ये वो सारी चीजें। बाकी आपको थीम समझ में आ जाएगी, पुराना कह सकते हैं बैकलिंक समझ में आ जाएगी ना, तो ज्यादा आसान रहेगा चीजों को समझना। क्या होता है, सोवियत अफगान फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1978। अब ध्यान करो जोड़ा थोड़ा सा, हमने चैप्टर 1 में जब टाइमलाइन पढ़ी थी तब भी समझाया था मैंने, लीडर्स को जब पढ़ाया था तो लियोनिड ब्रेजनेव के बारे में जब बताया था। ठीक है, लियोनिड ब्रेजनेव, ध्यान है कौन लियोनिड ब्रेजनेव, तो हमने जो जनरल सेक्रेटरीज के बारे में पढ़ा था सोवियत यूनियन के, तो उनमें से एक, ठीक, मिखाइल गोर्बाचेव के बाद में आए थे ये, नहीं मिखाइल गोर्बाचेव के पहले थे, मिखाइल गोर्बाचेव के पहले। तो अब क्या होता है, लियोनिड ब्रेजनेव की अगर हम बात करते हैं, तो लियोनिड ब्रेजनेव जो है, लियोनिड ब्रेजनेव ने क्या है 1978 में अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी। क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान में जैसे अगर आप देखोगे ना, तो अफगानिस्तान में इस टाइम तक क्या हो जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, वो गवर्नमेंट बना लेती है। ठीक है, तो ये जैसे फोटो भी देखोगे तो ब्रेजनेव मेट्स नूर मोहम्मद ताराकी इन मॉस्को। तो नूर मोहम्मद ताराकी वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। तो इनके दोस्ती संबंध वगैरह सब सही हो गए, इन्होंने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। और यूएसएसआर का क्या काम था, देखो अभी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ 1978 में, यूएसएसआर का ये काम था कि हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान वॉर का बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं आपको, हम हमेशा आपकी मदद करेंगे, ये लियोनिड ब्रेजनेव ने बोल के रखा था। तो अब क्या होता है कि लियोनिड ब्रेजनेव का जो प्रॉमिस था, लियोनिड ब्रेजनेव ने अपना प्रॉमिस निभाया भी। कब, तो 1979 में क्या होता है, अगर आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे पीछे जो हम पढ़ के आए उसमें, ठीक है, कि 1979 में क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान है उसके अगेंस्ट में इंसर्जेंट्स आवाज उठाने लगते हैं। मतलब अफगानिस्तान जो है, तो अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन कौन है, तो जो अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहते थे। मतलब अभी कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में, और कम्युनिस्ट पार्टी को क्या माना जाता है, नास्तिक माना जाता है कि दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ रिलीजन और रिलीजियस कंसेप्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो अफगानिस्तान में रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान को क्या बनाएंगे, रिलीजियस इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। ठीक है, और उसी के चलते क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के पास पावर थी उसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिया, इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। तो अब उसी के चलते क्या, आप दोस्ती की है, निभाना पड़ेगी। तो उसी के चलते इंपैक्ट क्या होता है कि सोवियत अफगान वॉर होती है। तो अब देखो सोवियत अफगान वॉर का मतलब ये नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत और सोवियत यूनियन की लड़ाई हो रही है। ठीक है, सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट पार्टी की मदद करी इंसर्जेंट्स को कुचलने के लिए। ठीक है, इंसर्जेंट्स को कुचलने के लिए। अब इसके रिपलक्लेशंस क्या हुए, इसके बैकलेशिंग क्या हुई, तो जब सोवियत आर्मी 1979 में उतर जाती कहां, अफगानिस्तान में ना, तो वो जो इंसर्जेंट्स थे, जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने भी हथियार उठा लिए। अब उनको सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया, देखो अब यहां कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, ये टॉपिक्स करेक्ट करो बस। अब कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है तो क्या हो गया कि यूएसए को ऐसा लगा यार ये अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी को मदद करने जा रहे हैं, इससे तो क्या होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की विजय हो जाएगी एक तरह से अगर वो जीत जाते हैं। तो यूएसए ने बैक चैनल पे क्या करा, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जो किसके पार्ट थे, नाटो के, अगर जैसे देखोगे मतलब नाटो का तो जैसे पाकिस्तान पार्ट था, उसके अलावा ऐसे समझो कि जो वेस्टर्न ब्लॉक के पाले में थे, कौन कौन, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, इसकी बात करते पाकिस्तान हो गया। तो
इन सारे देशों को यूएसए ने क्या किया, पीछे से सपोर्ट किया कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जो है वो क्या करे, फंड करे जो मुजाहिदीन हैं उनको, ठीक है, जो इंसर्जेंट्स अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, किसके अगेंस्ट में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के अगेंस्ट में, और जो सोवियत सोल्जर्स उतरे हैं उनके अगेंस्ट में। समझ पा रहे हो? तो इसका नेचर क्या था सोवियत अफगान वॉर का, कि जो उस समय पे लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान जो थी, उसके सपोर्ट के लिए सोवियत यूनियन आ गई है। अब बदले में लड़ कौन रहा है उनसे, तो वो अफगानिस्तान के ही जो इंसर्जेंट्स थे वो लड़ रहे थे, और उन इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कौन दे रहा था, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बैक चैनल से यूएसए। तो वो कोल्ड वॉर वाला पीरियड था, तो आइडियोलॉजिकल टसल भी थी। अब क्या होता है, देखो यही जो सोवियत का इंटरवेंशन था ना, इसी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोवियत के इंटरवेंशन से कुछ बदला नहीं है, ठीक है। 10 साल तक सोवियत सोल्जर्स रहे, जैसे आप देखोगे तो 79 में, ठीक है, 1979 में सोल्जर्स उतर जाते हैं अफगान लैंड पे, ठीक है, लेकिन 89 तक क्या होता है, वो लड़ते रहते हैं इंसर्जेंट से, लेकिन इंसर्जेंसी कभी खत्म नहीं हो पाती है, और 89 तक उनको अपनी फोर्सेस को पीछे बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो सोवियत फोर्सेस को चाहते हुए ना चाहते हुए विड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। और 89 का टाइम पीरियड जो है, तो अब मिखाइल गोर्बाचेव के पास पावर है, ठीक है। वैसे ही क्या हो गया, सब कुछ कमजोर हो रहा था, डिसइंटीग्रेशन की कगार पे था। समझ पा रहे हो ना, कनेक्ट कर रहे हो टॉपिक को? तो वो स्थिति हो गई। तो ऑल्सो अ रीजन, ठीक है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ठीक है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर फॉल ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये जो सोवियत इंटरवेंशन था, सोवियत अफगान वॉर थी, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स को जान गंवाना पड़ी, ठीक है, बहुत सारा रिसोर्सेज लग गया, और सोवियत अब कह सकते हैं कि एकदम वीक स्थिति पे था, और उसमें आपने ये क्या कह लिया, एक तरह से समझोगे तो उसको खतरा मोल लिया, ठीक है, आपने जबरन क्या किया, फटे में पैर डाला है। तो वो समस्याएं थी सारी, ठीक। ये बैकग्राउंड समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की सिचुएशन जो बिगड़ना चालू होती है, तो वो यूएस इंटरवेंशन से नहीं बिगड़ती, उसके पहले से बिगड़ रही थी। तो एक एपिसोड ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या हो रहा है ना कि कुछ स्टूडेंट्स को, देखो ये टॉपिक ओपन एंडेड दिया है, एडिशनल टॉपिक ऐड करके ओपन एंडेड दे दिया अफगानिस्तान वॉर। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे से बता दूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। अभी अफगानिस्तान वॉर स्टार्ट नहीं हुई, रुको। अब क्या होता है, अब देखो टाइम पीरियड, तो मैंने आपको क्या बताया, 89 तक वापस विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में जितनी भी सोवियत फोर्सेज आए थे ना, सोवियत सोल्जर्स, तो 1989 ये टाइम आप लिख सकते हो, मतलब उतना डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए कि 89 तक सारी फोर्सेस विड्रॉ कर गई, ठीक है। कहां से विड्रॉ कर गई सारी फोर्सेस, जो अफगानिस्तान में उतरी थी सोवियत फोर्सेस। अब क्या होता है 89 के बाद, अगर तो यहां पे क्या टाइम पीरियड देखो, 89 के से 92 देखोगे ना, तो इस टाइम पीरियड में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी और मतलब और कुछ रीजनल पार्टीज जो थी, उन सब ने मिलकर एक तरह से एक मिलीजुली सरकार बनाने की प्रयास करा, ठीक है। तो 89 से 92 जो था, तो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नजीबुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद नजीबुल्लाह। सारी चीजें ध्यान नहीं रखना, आपको स्टोरी पकड़ना है बस, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्या एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी कह सकते मिला था, लेकिन जो मुजाहिदीन थे, ठीक है, वो मुजाहिदीन क्या चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो जाए पूरी तरीके से, और पावर किसके पास आ जाए, मतलब एक तरह से इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बनाना चाह रहे थे वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, लड़ाई चलती रहती है, पावर टशल जो है वो खत्म नहीं होता है। सोवियत फोर्सेस, अब उनके दोस्त चले गए ना, तो वो कमजोर पड़ गए, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, मारपीट के पावर लेंगे, इससे अच्छा खुद ही दे देते। तो जो प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह थे, उन्होंने पावर खुद दे दी। पावर किसको दी? अब देखो यहां से और स्टोरी इंटरेस्टिंग टर्न लेगी, यहां से स्टोरी और इंटरेस्टिंग टर्न लेगी, ठीक। तो अब देखो इसमें पाकिस्तान का भी इंटरवेंशन था, कहीं ना कहीं मैंने बताया कि पाकिस्तान जो है सपोर्ट कर रहा था किस चीज को, कि जो सोवियत फोर्सेज आई है उनको भगाया जाए वापस, ठीक है। पाकिस्तान यूएस वाली टीम में था। तो क्या होता है कि पेशावर पीस अकॉर्ड साइन होता है एक, ठीक है, पेशावर पीस अकॉर्ड साइन होता है, और उसमें तय किया जाता है कि नजीबुल्लाह अपनी पावर स्टेप डाउन करेंगे, और ये जो मुजाहिदीन थे सारे सब मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। अब मुजाहिदीन क्या थे, तो अलग अलग एक तरह से इनको टेररिस्ट ग्रुप कहेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है उसमें कुछ, ठीक है। तो अलग, अब इसमें क्या है, मल्टीपल अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स थे, और जो सारे सबको ही जो अफगान की आजादी के लिए जो कह सकते हैं कि सोवियत अफगान वॉर में लड़ रहे थे ना, तो उसमें भी अलग अलग टीमें थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताते हैं क्या, कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में एक्सेस और अलाइज पावर कैसे बन गए थे, तो उसी तरह से टेररिस्ट ग्रुप जो थे अलग अलग, मुजाहिदीन जो थे, ठीक है, जो इंसर्जेंट्स थे, तो उनमें भी अलग अलग सेक्ट थे। अब हुआ क्या है कि 92 में जब इनको दिख रहा है कि पावर अब क्या है, मुजाहिदीन के पास में आ जाएगी, मुजाहिदीन के पास में पावर आ जाएगी, एंड दे आर गोइंग टू मेक इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन अब हो क्या रहा है कि उस इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान को जब बनाया जाएगा, तो उसमें भी आपस में लड़ बैठे वो, ठीक है, उसमें भी आपस में लड़ बैठे हैं। तो जो अलग अलग ग्रुप्स थे मुजाहिदीन के अंदर, जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो यहां से क्या है, मतलब आप ऐसे समझोगे तो 89 से ही पूरा सिविल वॉर वाला एक टाइम पीरियड था, ठीक है। तो 92 से 96 तक लड़ते रहे आपस में सिविल वॉर टाइप से, ठीक है। ये जो पूरा टाइम था, तो यहां पे इसको आप अफगान सिविल वॉर से
कनेक्ट कर सकते हो। अब क्या होता है 96 से चीजें क्यों बदल जाती, मतलब मैंने इसको एक अलग कैटेगरी क्यों बनाया है, एक बार अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। देखो क्या हो रहा है कि 1979 से 89 तक तो सोवियत फोर्सेस रही, उसने कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान को बचाने की पूरी प्रयास किए, लेकिन क्या है कि जो इंसर्जेंट्स थे, जो मुजाहिदीन थे, वो लड़ रहे थे। अब क्या होता है कि 89 में सोवियत फोर्सेस विड्रॉ कर गई है, तो 89 में सोवियत फोर्सेस विड्रॉ कर गई तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि कम्युनिस्ट फोर्सेस जो थे अफगानिस्तान में वो वीक पड़ गई, जो प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह थे वो भी वीक पड़ गए। तो 89 जो है, 89 वाला जो टाइम पीरियड था, 89 से कह सकते हैं 1992, ठीक है 1992, इस टाइम पीरियड तक जो क्या है, इस टाइम पीरियड तक थोड़ा उन्होंने पावर टशल रखा, एक तरह से टक्कर दी, लेकिन अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज पावर, ठीक है। तो जो मुजाहिदीन थे उनकी एक तरह से क्या हो गई, विक्ट्री हो गई, ठीक है, ताज पहना दो इनको। अब क्या होता है, लेकिन मुजाहिदीन की विक्ट्री हो गई, लेकिन वो जो उनके अंदर अलग अलग सेक्ट्स थे, अलग अलग कह सकते टेररिस्ट ग्रुप्स थे ना, उनके बीच में अब लड़ाई होगी। देखो इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान तो बन गया, लेकिन 92 से 62 तक अब वो इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान जो बनाया गया था, जिसमें पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन अंदर ही अंदर कंफ्लिक्ट चल रहे थे, ठीक है, अंदर ही अंदर कंफ्लिक्ट चल रहे थे। तो वहां पे एक और जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है, वो कौन निकल के आता है, तालिबान, ठीक है। तालिबान कौन है सर? तो देखो तालिबान भी क्या है, तालिबान जैसे अगर आप देखोगे ना तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड और अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब तालिबान जो है ना, तो ये जो पावर टशल चल रहा है, मैंने बताया कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सिविल वॉर है, ठीक है। तो इस सिविल वॉर की सिचुएशन में क्या होता है, इस सिविल वॉर की सिचुएशन में जैसे आप देखोगे तो तालिबान पावर लेता है, और 2001 आते आते लगभग 3/4 ऑफ द अफगानिस्तान जो है तालिबान अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो इस तरह से तालिबान अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये जो आपस में लड़ रहे थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था मुजाहिदीन के बीच में, वो भी सब टेररिस्ट थे, ये भी टेररिस्ट थे, सब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे ही बेस्ड थे, लेकिन पावर जो हंगर रहती ना, काबुल पे कब्जा करेंगे चलो, तो उस पावर की चाह में कोई सोचता था कि हमारे ग्रुप को पावर मिले, कोई सोचता था हमारे ग्रुप को पावर मिले। तो ये पूरा क्या है, सिविल वॉर वाली सिचुएशन अंदर थी, ठीक है। तालिबान और अलकायदा जो है, तो अलकायदा में अब क्या है, उसामा बिन लादेन जो इसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, तालिबान ने इसको सपोर्ट कर दिया, ठीक। ये ध्यान रखना है कि तालिबान और अलकायदा दोस्त थे। अभी क्योंकि आगे अफगान वॉर जो है, यूएस इन्वेजन जो हुआ ना, उसमें आपको ये लिंक कनेक्ट करवाऊंगा मैं। तालिबान और अलकायदा दोनों दोस्त, ठीक है। अब ये मिलके क्या है, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बनाया गया था, तो उसको तोड़ने पे लगे हुए थे, एक तरह से आप समझ जाओ, उसको तोड़ने पे ऐसे लगे थे कि वो अपनी पावर स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। यहां तक कहानी समझ में आई। कहानी अगर कुछ भी समझ नहीं आई है तो एक चीज इतना समझ लो बस, क्या कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रही है, ठीक है, अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रही है, ठीक है, पावर हंगर रहा है, पावर टशल रहा है, ठीक है। और क्या होता है 1996 के बाद से अगर आप देखोगे तो तालिबान जो है, इतना समझ लो कि तालिबान ने पावर अपनी स्टैब्लिश कर ली, कहां पे, अफगानिस्तान में। और 1996 से 2001 तक 3/4 ऑफ द पाकिस्तान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान, ठीक है। तालिबान वाज द सपोर्टर ऑफ अल कायदा, अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन अभी समझना, इसको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तब भी। ओसामा बिन लादेन ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा है व्हेन इट कम्स टू द टेररिज्म, ठीक। तो अब क्या होता है, देखो अफगानिस्तान वॉर आखिरकार आ गया, तो अफगानिस्तान वॉर वाज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर यूएस लॉन्च करता है, क्यों लॉन्च करता है समझो। तो 9/11 जो है, ठीक है, इनफेमस इंसिडेंट 9/11, तो यहाँ पे यूएस ट्रेडिशन है कि वो पहले महीना लिखते हैं, फिर बाद में क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, उल्टे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 11 सितंबर 2001, ठीक है, 11 सितंबर 2001 की अगर हम बात करें तो इस दिन क्या होता है, इस दिन यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है, ठीक। और भी बहुत कुछ होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे तो हमला होता है, उनके जो डिफेंस डिपार्टमेंट है पेंटागन हाउस, वहां हमला हो जाता है। तो ये पूरी कहानी जो है 9/11 एंड दी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, इस वीडियो में, ठीक है। ये कौन सा वीडियो है, तो आपका चैप्टर 3 जो है ना, यूएस हेजेमनी इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12 का ही, तो आप आगे पढ़ोगे ना वीडियो ये, तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान वॉर जो है, आपको जो आपका अगला चैप्टर है उससे उठा के इधर मर्ज कर दिया है, तो वहां पे हम डील करेंगे, ठीक है। वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हो, ये 28 मिनट का वीडियो, खूब आराम से पॉपकॉर्न का पैकेट बाजू में रखना और देखना, तो इससे आपको पूरा चीजें ये जो अभी इतना समझाया कनेक्ट कर पाओगे आप अच्छी तरीके से, ठीक। तो 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, तो अब क्योंकि हमला हुआ कहां पे, यूएसए की जमीन पे, अब यूएसए बदला तो लेगा, और हमला करने वाले कौन थे, तो अलकायदा था। अब मैंने बताया ना, अलकायदा और तालिबान दोस्त थे, ठीक, सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ओसामा बिन लादेन। तो उनसे बदला लेने के लिए क्या होता है, यूएस
फोर्स जो रहती है, यूएस लेड फोर्स जो रहता है, कोलिजन बनाया जाता है, वो इन्वेड करता है अफगानिस्तान में, एंड दैट केम टू बी नोन एज अफगानिस्तान वॉर। आया समझ में? तो ये पूरी कहानी जो बैकग्राउंड बताया वो इसके लिए बताया कि अफगानिस्तान वॉर आखिर क्या था। तो यूएस लेड कोलिजन इन्वेडेड अफगानिस्तान टू टॉपल द तालिबान रिजीम एंड टू टेक रिवेंज अगेंस्ट द अटैक ऑफ 9/11। ठीक है, वो किसको ढूंढते ढूंढते घुसे थे अफगानिस्तान में? ओसामा बिन लादेन को। ओसामा बिन लादेन नहीं मिला, लेकिन तालिबान जो था, तो तालिबान को भी पलटाना था। ठीक है, तो उन्होंने फिर अपने क्या है प्रो यूएस गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने का प्लान बनाया और अफगानिस्तान में घुस गए। और आज तक देखो, अब तो खैर सिचुएशन बहुत बदल गई है। अब तो ऐसा हो रहा है कि यूएस तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहा है और तालिबान को क्या बोल रहा है। देखो शुरुआती दौर में जैसे आप 2001 की बात करेंगे ना, तो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और एक और कोई देश था आसपास का, यूएई, हाँ, तो ये 3 देश रिकॉग्नाइज करते थे बस तालिबान को, बाकी सब बोलते थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई कि अब नेगोशिएटिंग टेबल पे आ गए हैं। यूएस ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, तालिबान जो है वो तालिबान पावर संभाले अपने हाथ में। ठीक है, यूएस फोर्सेस अभी भी स्टेशनड है, कहां पे? अभी भी स्टेशनड है एक तरह से देखोगे तो आप अफगानिस्तान में। तो यूएस फोर्सेस अब विड्रॉ करने का प्लान चल रहा है कि उनको यूएस फोर्सेस को वापस ला लिया जाए। ठीक, लेकिन जो हिस्ट्री आप देखोगे तो 2001 के टाइम पीरियड में क्या है कि पूरे के पूरे तालिबान को एक तरह से हटा दिया था। किसने? पूरे के पूरे तालिबान को हटा दिया किसने? यूएस फोर्सेस ने। ठीक है, और ये जो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है आपको कहां मिल जाएगा? इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। ये मैं हूं, ठीक है, तो आप ये वीडियो लेक्चर देखना, तो इससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। हमने नेक्स्ट चैप्टर में डील किया इसको। तो आई होप आपको अफगानिस्तान वॉर वाला पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। अफगानिस्तान वॉर के बाद में अब क्या है? गल्फ वॉर। ठीक है, अब गल्फ वॉर की बात करते हैं। चलो, गल्फ वॉर क्या है देखो, तो गल्फ वॉर जो है तो द वॉर फॉट फॉर द लिबरेशन ऑफ कुवैत between the UN led combined forces and the Iraqi forces under Saddam Hussein in 1991। थोड़ा सा मैं आपको मैप पे समझा देता हूं, क्योंकि इसको भी हमने क्या किया नेक्स्ट चैप्टर में पूरी तरह से डील किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। ये देखो, ये गल्फ है, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्शिया देखोगे आप, गल्फ ऑफ पर्शिया कहा जाता है। इसी मतलब इसी गल्फ के कारण से उसका नाम गल्फ वॉर पड़ गया। और यहां है कुवैत, कुवैत दिखा है, ठीक है, छोटा सा देश है कुवैत, वो एयरलिफ्ट मूवी कनेक्ट कर पा रहे हो। अब क्या होता है कि कुवैत के ऊपर इराक जो है, इराक हमला कर देता है 1990 में। 1990 में जो है तो इराक यहां पे घुस जाता है कुवैत में, कब्जा कर लेता है। अब इराक जो है ना, तो इराक में उस समय पे एक डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन। ये सारी कहानी आपको मैंने जो यहां पे लिख के दिया है ना, क्या है कि यार जो बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे, लेकिन आप वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस के हिसाब से जो टॉपिक दिया है तो वो यहां आप समझ लो, और ये वाला वीडियो देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फाइन, तो अब क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप समझेंगे तो इराक का जो डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन, उसने अपनी फोर्सेस को कुवैत में क्या कर दिया, इलीगल तरीके से कुवैत की कैप्चरिंग कर ली है। क्यों करी? कि यहाँ ऑयल वेल्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ और इराक मैंने आपको बताया ना कि ये पूरा एरिया ही विस्फोटक है। तो इराक ने पहले ईरान पे हमला करा था, वहां उसके पैसे खत्म हो गए, उसमें से पैसे कहां से कमाया जाए, तो उन्होंने कुवैत पे हमला कर देते हैं। अब क्या हुआ कि कुवैत पे जब हमला हुआ ना, तो इस चीज से नाखुश हो गए वेस्टर्न कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? यूनाइटेड नेशंस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, फाइन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब वो जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया, तो उस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर क्या था, प्लान क्या था कि कुवैत को आजाद करवाना है। ठीक है, कुवैत को आजाद करवाने के लिए बहुत सारी फोर्सेस जो है वो उतारी गई, कहां? सऊदी अरेबिया में। और वो 1991 में, मतलब 1991 जनवरी की अगर हम बात करें तो 1991 जनवरी में ये गल्फ वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें सद्दाम हुसैन की आर्मी को पछाड़ दिया जाता है। ठीक है, इराकी फोर्सेस को बोला जाता है वापस चले जाओ, तो इराकी फोर्सेस को मार पीट के भगाया जाता है, कुवैत को आजाद करवाया जाता। तो ये गल्फ वॉर है। ठीक है, अब देखो गल्फ वॉर 2 है। फर्स्ट गल्फ वॉर, तो ये 1991 में जो इन्वेजन हुआ, 1991 में जो इन्वेजन हुआ, तो इसमें क्या है? वॉर फॉट फॉर द लिबरेशन ऑफ कुवैत बिटवीन यूएन लेड कंबाइंड फोर्सेस। ठीक है, यूएन लेड कंबाइंड फोर्सेस थी, तो फोर्सेस यूनाइटेड नेशंस की है, लेकिन उसमें डोमिनेट यूएस ही कर रहा है। ये इस वीडियो में आप सारी चीजें जान जाओगे। ठीक है, तो यूएन लेड कंबाइंड फोर्सेस एंड द इराकी फोर्सेस अंडर सद्दाम हुसैन इन 1991। ठीक, तो सद्दाम हुसैन जो है, तो सद्दाम हुसैन की जो फोर्सेस थी 1991 में, उसको खदेड़ दिया गया है कुवैत से, कुवैत को आजादी दिला दी गई है। तो ये एक इंसिडेंस था। इसके बाद में 2003 में फिर इंटरवीन करेगा। ठीक है, 2003 में फिर इंटरवीन करते हैं इराक में। ठीक है, तो इराक इन्वेजन वो एक अलग टॉपिक है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक, तो वो भी किसका पार्ट है? वो भी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का पार्ट है। फाइन, तो ये गल्फ वॉर जो है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि देखो, आप ऐसा मत करना कि आप सोचो कि इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। टॉपिक वाइज हम चलते हैं सारी चीजें, तो मैं आपको कनेक्ट करवाते चल रहा हूं कि आपको गल्फ वॉर का एक आइडिया लग गया, कुवैत का लिबरेशन। तो गल्फ वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर 1991 में जब यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेज इंटरवीन करती, जिसमें यूएस लीड कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड कर रहा था। फिर एक बार 2003 में फिर आएंगे वो, लेकिन उसको पॉपुलरली इराक इन्वेजन के नाम से जाना जाता है। तो गल्फ वॉर भी यहां पे समझ में आ गया आपको, अफगानिस्तान वॉर भी समझ में आ गया, मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्या थे,
ये भी समझ में आ गया, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान वॉर एंड गल्फ वॉर, जो हमने सारी चीजें आपको बताई है। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर आप घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, और आपको अरेंज फॉर्मेट में अगर ढूंढने में दिक्कत जाती है तो आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, जहां पे आपको सारा सब कुछ सिस्टमैटिक मिल जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या होगा, magnetbrains.com सर्च करना है गूगल पर, ठीक है। वेबसाइट खुलेगी, इस तरह से कुछ इंटरफेस होगा। आप जिस क्लास में 12th में हो तो 12th सेलेक्ट करना है आपको। 12th जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, मतलब आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, सिविक्स पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। तो वॉच नाउ पे आप गए, ठीक है। उस सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स अब आपको जो पढ़ना है आप उसे सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने वीडियो लेक्चर होगा, और इस तरह से आप क्या है एक अरेंज वे में वेबसाइट पर इन सारी चीजों को और पा सकते हैं, अगर आपको यूट्यूब में ढूंढने में दिक्कत जाती है तो, ठीक है। और सिर्फ क्लास 12 की बात नहीं है, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ इसी तरह से अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो एडिशनल टॉपिक हमारा कौन सा है, CIS वाला और अरब स्प्रिंग वाला, उसे भी हम इसी तरह से कवर करने वाले हैं, ठीक है। वो पूरा यहीं पे कवर करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।